वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का आज हम पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में। तो हमें पता है कि 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं पूरे रेस्पिरेशन में: ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमने देखा था उसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। तो उसमें हमें क्या पता चला था कि एल्वोलाई और कैपिलरीज के बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। वो किस वजह से होता है स्टूडेंट्स? पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के वजह से ये होता है स्टूडेंट्स। कैपिलरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। तो कैपिलरीज से वो डिफ्यूज होके वो गैस कहाँ जाता है? एल्वोलाई में जाता है, उसके बाद वो एक्सेल हो जाता है। सिमिलरली क्या होता है ऑक्सीजन का? एल्वोलाई में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, बट कैपिलरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स? एल्वोलाई से कैपिलरी की तरफ डिफ्यूज हो जाता है ऑक्सीजन गैस। तो ये हमने देखा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। तो देखा था किस तरह से एल्वोलाई और कैपिलरीज के बीच में गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो हमें पता चला था कि जो नॉर्मल है स्टूडेंट्स 104 होता है एल्वोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वोलाई में कितना होता है स्टूडेंट्स? 40 mm ऑफ Hg, और कैपिलरीज में 45 mm ऑफ Hg। तो ये सब हमने देखा था हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, और देखा था किस तरह से गैसेस चेंज होते रहते हैं ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर, ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। तो ये सब हमने देखा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स। छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट्स, छोटा सा प्रोसेस था ब्रीथिंग के बाद। तो अब मेन समझने वाली चीज़ आती है स्टूडेंट्स इंटरनल रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो इंटरनल रेस्पिरेशन अब हम देखेंगे क्या होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि थर्ड प्रोसेस है हमारे रेस्पिरेशन का। द टू मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस CO2 एंड O2 आर RBCs एंड प्लाज्मा। तो जो CO2 और O2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऐसे दो कंपोनेंट हमारे ब्लड में कौन से हैं स्टूडेंट्स? RBC एंड प्लाज्मा। कौन कौन से स्टूडेंट्स? RBCs एंड प्लाज्मा। तो ये दो गैसेस, जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो ऑक्सीजन है, उन्हें कौन ट्रांसपोर्ट करता है, उन्हें कौन कैरी करता है स्टूडेंट्स? RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, एंड प्लाज्मा, जिसमें RBCs घूमते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, क्या रहते हैं? प्लाज्मा भी रहता है और RBC भी रहता है। तो ये दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है? ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड ओनली 3% इज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट बाय द प्लाज्मा। तो 100% समझो ऑक्सीजन है, तो उसमें से 3% ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी का 3% ऑफ ऑक्सीजन किससे ट्रांसपोर्ट होगा स्टूडेंट? वाया प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट होगा। किससे ट्रांसपोर्ट होगा? प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होगा। और जो 97% है वो किससे ट्रांसपोर्ट होगा? वो RBCs ट्रांसफर करेंगे। RBCs के सेल्स के ऊपर क्या रहता है स्टूडेंट्स? हेमोग्लोबिन प्रोटीन रहता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? हेमोग्लोबिन प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, और उसके वजह से वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड कॉर्पसल से, ब्लड सेल से। तो 97% किससे ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन याद रखना है, 97% ऑक्सीजन किससे ट्रांसफर होगा? हेमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होगा। हेमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन ऑन द सेल ऑफ अ RBC। क्या है? प्रोटीन ऑन अ ब्लड सेल। क्या है? प्रोटीन ऑन अ ब्लड सेल। और 3% किससे ट्रांसफर होने वाला है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा से। किससे ट्रांसपोर्ट होने वाला है? प्लाज्मा से। तो ये आपको याद रखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में। Hemoglobin act as a respiratory carrier. It has a high affinity for O2 and combines with it to form a ऑक्सीहेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या है? कैरियर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक टाइप का क्या है? कैरियर है। ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करने वाला वो एक कैरियर है स्टूडेंट्स, हेमोग्लोबिन। और उसे हाई एफिनिटी है, उसे हाई मतलब एफिनिटी मतलब ज़्यादा लगाव बोलते हैं ना स्टूडेंट्स। तो उसे O2 से ज़्यादा एफिनिटी है स्टूडेंट्स।
तो वो उसे कंबाइन करके क्या बना लेता है स्टूडेंट्स, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बना, ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है वो। Theoretically, one molecule of hemoglobin has 4 Fe2 plus. क्या है, 4 Fe2 plus, each of which can pick up a molecule of oxygen O2, और एक Fe2 plus एक O2 को पिक कर सकता है। तो theoretically हेमोग्लोबिन क्या है स्टूडेंट्स, 4 मॉलिक्यूल Fe2 प्लस के। क्या है स्टूडेंट्स, 4 मॉलिक्यूल है Fe2 प्लस के। हेमोग्लोबिन क्या है, 4 मॉलिक्यूल्स Fe2 प्लस के। तो एक मॉलिक्यूल Fe2 प्लस का क्या उठाएगा, O2 को उठाएगा। तो 4 कितने उठाएंगे, 4 O2 को उठाएंगे। तो सेम यहाँ पे रिएक्शन दिया है, नीचे मैंने लिखा है हेमोग्लोबिन प्लस 4O2 गिव्स Hb4O2। तो ये आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू वेयर इट रेडली डिसोशिएटेड टू रिलीज O2। तो वो जो रिएक्शन था स्टूडेंट्स, Hb प्लस 4O2 गिव्स Hb4O2, तो वो कहाँ हो रहा था स्टूडेंट्स, वो लंग्स में हो रहा था। और फिर ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहाँ जाता है, टिश्यूज के पास जाता है, लंग से टिश्यूज के पास जाता है, और वहाँ पे क्या करता है, O2 रिलीज कर देता है। तो O2 कैसे रिलीज करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से वो डिसोशिएटेड हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है स्टूडेंट। Hb4O2 फिर से चेंज हो जाता है हेमोग्लोबिन और 4 ऑक्सीजन में। इस तरह से ऑक्सीजन वो सेल को दे देता है, और हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ही रहता है स्टूडेंट्स। However, the degree of saturation of hemoglobin with O2 depends upon the O2 tension, that is partial pressure of oxygen। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब क्या हुआ, मतलब कितना वो बाइंड कर सकता है, कितना वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। वो किस पे डिपेंड है, वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड है, ऑक्सीजन के टेंशन पे डिपेंड है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से बाइंड कर, ज़्यादा सैचुरेटेड स्टेबल होके ज़्यादा बाइंड करेगा स्टूडेंट्स। सो जो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब वो किस कैसे कितना कितने स्टेबिलिटी से वो बाइंड करे, वो यहाँ पे उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड है ऑक्सीजन के। 100% सैचुरेशन इज रेयर, तो पूरी तरह से स्टेबिलिटी बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम होती है। मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ 95 to 97% इज एट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वोलाई, दैट इज 100 mm of Hg। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कब आएगी, Hb4O2 बनने की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कब आएगी स्टूडेंट्स, जब एल्वोलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर 100 mm of Hg होगा। कितना होगा, 100 mm of Hg होगा। Degree of saturation decreases with the drop in partial pressure of O2. This begins the dissociation of HbO2। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में तो स्टेबिलिटी कम होते जाएगी स्टूडेंट्स, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होते जाएगा वैसे वैसे Hb4O2 की बनने की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और Hb O2 बनना कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, Hb O2 बनना कम होते जाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनना क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एट 30 mm of Hg ऑफ पार्शियल प्रेशर O2 ओनली 50% सैचुरेशन कैन बी मेंटेन्ड। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वोलाई में 30 mm of Hg हो जाएगा तो 50% सैचुरेशन हो जाएगा। समझो आपके एल्वोलाई में 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है, तो सिर्फ 50 मॉलिक्यूल ही बाइंड कर पाएंगे हेमोग्लोबिन को। क्या होगा, सिर्फ 50 मॉलिक्यूल ही बाइंड कर पाएंगे, क्योंकि वो 100 मॉलिक्यूल्स का पार्शियल प्रेशर कितना होगा स्टूडेंट्स, 30 mm of Hg होगा, इसके लिए 50% सैचुरेशन होगा स्टूडेंट। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम सैचुरेशन लिखा है, मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ 95 to 97%। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 100 में से 95 O2 बाइंड हो जाएंगे हेमोग्लोबिन को। कब, जब आपके एल्वोलाई में प्रेशर कितना होगा, 100 mm of Hg। O2 का प्रेशर कितना होगा, 100 mm of Hg स्टूडेंट्स। मुझे प्रेशर और ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए स्टूडेंट्स, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रेशर पढ़ा होगा स्टूडेंट। The relation between the HbO2 saturation and oxygen tension is called oxygen dissociation curve। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन के स्टेबिलिटी और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, उससे एक ग्राफ बनाया गया है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं स्टूडेंट्स। दिस ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व
is sigmoid curve and it shift towards the right due to increase in H plus concentration, increase in partial pressure of CO2 and rise in a temperature and rise in DPG, diphosphate glycerate, formed in RBCs during glycolysis. It lowers the affinity of hemoglobin for ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे से समझनी है स्टूडेंट्स। पहले तो जो ग्राफ बना है, जो हमने ग्राफ स्टडी करने के बाद बनाया है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये क्या है? सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व मैं आपको बताता हूँ आगे कैसा शेप होता है सिग्मॉइड कर्व का। तो ये क्या है? शिफ्ट हुआ है राइट साइड की तरफ, उसकी स्टेबिलिटी राइट साइड की तरफ बढ़ गई है स्टूडेंट्स। मैं आपको वो कर्व में दिखाऊंगा, वो ग्राफ दिखाऊंगा, तभी आपको वो समझेगा स्टूडेंट्स। तो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। वो क्यों बढ़ गई वो समझना है, क्योंकि वहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, वो भी मैं बताऊंगा क्यों बढ़ेगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा, टेम्परेचर राइज होगा और 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा आरबीसीज में। जब ग्लाइकोलाइसिस आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम क्या होता है? डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट बनता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर राइज होता है क्योंकि वहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर होता है तो उससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? उससे हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? कम हो जाएगी हेमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए। तो ये आपको समझना है स्टूडेंट्स। जो भी रिलेशन है सैचुरेशन ऑफ HBO2, मतलब HBO2 की बनने की स्टेबिलिटी है जो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बीच में जो रिलेशन है, हमने उस रिलेशंस को लेके एक कर्व बनाया है, एक ग्राफ बनाया है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, जो कि सिग्मॉइड कर्व है। सिग्मॉइड में शेप आपको आगे बताने वाला हूँ। और वो राइट साइड में जाके ज़्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि वहाँ पे क्या है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है स्टूडेंट्स। और इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और टेम्परेचर और राइज इन डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, उसके वजह से क्या होता है? हेमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है स्टूडेंट्स। बोर इफेक्ट, अब देखते हैं बोर इफेक्ट क्या है। इट इज अ शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू चेंज इन अ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड। तो जो भी शिफ्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, वो ग्राफ में शिफ्ट आ रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने को एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है उस ग्राफ में, अलग अलग शिफ्ट आ रहे हैं। तो वो डिसोसिएशन जो शिफ्ट आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं? वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के वजह से आ रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बोर इफेक्ट। क्योंकि इसे सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? बोर ने ऑब्जर्व किया था। तो बोर ने क्या ऑब्जर्व किया था कि वो जो शिफ्ट आ रहा है कर्व में, वो कर्व में जो भी शिफ्ट आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से आ रहा है। ब्लड में क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से वो शिफ्ट आ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोर्स इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि बोर ने सबसे पहले उसे ऑब्जर्व किया था। तो बात को आपको समझना है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एग्जाम में आ सकता है, आपको अच्छे से ये स्टडी करना है और अच्छे से समझ के लेना है क्या हो रहा है यहाँ पे। सब प्रेशर का खेल है, पार्शियल प्रेशर का खेल है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन के स्टेबिलिटी का खेल है स्टूडेंट्स। सो आपको बस इतना समझना है, जो जो आपने पढ़ा है वो समझ के लेना है सिर्फ अच्छे से। अब देखते हैं हेल्डेन इफेक्ट। ऑक्सी हेमोग्लोबिन फंक्शन एज एन एसिड, इट डिक्रीजेस pH इन ब्लड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ H प्लस आयन। HCO3 माइनस चेंजेस इनटू H2O एंड CO2। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है स्टूडेंट्स, मतलब Hb4O2 क्या है स्टूडेंट्स? वो एसिड होता है, जिसके वजह से ब्लड का pH क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें H प्लस आयन्स बढ़ जाते हैं। H प्लस आयन बढ़ गए तो एसिड होते हैं लगता है स्टूडेंट्स, की pH कम होने लगता है स्टूडेंट्स। सो अभी ये क्या है? HCO3 माइनस, ये क्या है? एक आयन स्टूडेंट्स, HCO3 माइनस चेंजेस इनटू H2O एंड CO2। तो HCO3 माइनस किस में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स? H2O और CO2 में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। सो इतना आपको याद रखना है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होगा? एसिड होगा, जिसके वजह से ब्लड का pH गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि H प्लस आयन बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स। और जो HCO3 माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगा? H2 और CO2 में।
In the alveoli where partial pressure of O2 is high and partial pressure of CO2 is low, oxygen binds with hemoglobin, but in the tissues where partial pressure of O2 is low and partial pressure of CO2 is high, hemoglobin does not hold as much O2, it releases O2 for diffusion into a tissue cell. अब एल्वोलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हेमोग्लोबिन किससे बाइंड कर लेता है, एल्वोलाई में, हाँ स्टूडेंट्स, किससे बाइंड कर लेता है, O2 से बाइंड कर लेता है. बट टिश्यूज के मामले में क्या होता है, जब वो टिश्यूज में जाता है, जब वो सेल्स के पास जाता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स. तो उस टाइम में क्या होता है, O2 का पार्शियल प्रेशर कम हो गया है, तो हेमोग्लोबिन O2 के साथ एफिनिटी अच्छे से नहीं बना पाता है, उतनी ज़्यादा एफिनिटी अच्छे से नहीं बना पाता है, और वो क्या करता है, O2 को छोड़ देता है उन टिश्यूज़ के पास. क्या करता है, O2 को उन टिश्यूज़ के पास वो छोड़ देता है और CO2 को बाइंड कर जाता है स्टूडेंट्स. सो इस तरह से क्या होता है, O2 ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स. कैसे, इस तरह से O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो आपको ये समझ गया होगा किस तरह से ये हेमोग्लोबिन का खेल चल रहा है यहाँ पे, और सब पार्शियल प्रेशर का खेल है यहाँ पे. सो यहाँ पे आपको समझ गया होगा कैसे क्या हो रहा है. और आपके बुक में एक डायग्राम दिया है, वहाँ से भी आप अच्छे से एकदम शॉर्ट में समझ सकते हैं स्टूडेंट्स. तभी आपके सामने एक ग्राफ है, कर्व है, जो कि सिग्मॉइड कर्व है, सिग्मॉइड शेप है, और राइट साइड में देखो स्ट्रेट लाइन होते जा रहा है, वो स्टेबल हो गया है स्टूडेंट्स. इसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हो गया है, वो स्टेबल हो चुका है स्टूडेंट्स. तो आपको दिख रहा है लो पे CO2, हाई pH, नॉर्मल, हाई के लिए कर्व देखो कैसा शेप ले रहा है, शिफ्ट होते जा रहा है स्टूडेंट्स वो कर्व. तो उसे हम क्या बोलते थे, बोर्स शिफ्ट बोलते थे स्टूडेंट्स, बोर्स इफेक्ट बोलते थे. अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. अब हमने O2 का ट्रांसपोर्ट देखा था, अब हम देखते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट. कार्बन डाइऑक्साइड इज readily soluble in water and is transported by RBCs and plasma in 3 different form. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ही इजिली सॉल्युबल है वाटर में, और ये किससे किससे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आरबीसी से और प्लाज्मा से, 3 डिफरेंट टाइप्स में, 3 डिफरेंट फॉर्म्स में. तो पहला क्या है, बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म. तो प्लाज्मा में कैसे वो ट्रांसपोर्ट होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशंस बन जाएंगे उसके प्लाज्मा और CO2. और सेकंड, बाय कार्बोनेट आयंस, कैसे होगा, बाय कार्बोनेट आयन के फॉर्म में वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा. और या तो रेड ब्लड सेल्स के द्वारा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा. तो ये 3 टाइप के फॉर्म से वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है CO2. तो पहला देखते हैं बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म, कैसे वो सॉल्यूशन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होने वाला है. Only 7% of CO2 is transported in a dissolved form as carbonic acid. तो सिर्फ 7%, 100 में से 7% जो CO2 है किस तरह से डिजॉल्व फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है. प्लाज्मा में क्या होता है, वो सॉल्यूशन फॉर्म में बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, वो क्या करता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है. तो यहाँ पे रिएक्शन दिया है, प्लाज्मा में प्रेजेंट वाटर रिएक्ट कर जाएगा CO2 से, और क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, H2CO3 बन जाएगा. क्या बन जाएगा, H2CO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कार्बोनिक एसिड. तो इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होगा स्टूडेंट्स. तो ये सिर्फ 7% CO2 इस तरह से ट्रांसपोर्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, जो कि प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड बना के CO2 ट्रांसफ़र होगा स्टूडेंट्स. तो CO2 प्लाज्मा में प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और H2CO3 बना जाएगा. और ये H2CO3 ब्रेकेबल है फिर से CO2 और H2M, इसके लिए यहाँ पे क्या लगा, डबल एरो लगा है स्टूडेंट्स, देखना है आपको, ध्यान देना है. अब देखते हैं दूसरा बाइकार्बोनेट्स आयन. अब बाइकार्बोनेट कैसे, बाइकार्बोनेट फॉर्म करके वो करेंगे. तो नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द टिश्यू सेल डिफ्यूजेस इनटू ए प्लाज्मा एंड देन इनटू ए आरबीसी. तो इस फॉर्म में कितने % ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं इस प्रोसेस से स्टूडेंट्स. सो ये ध्यान देना स्टूडेंट, नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय टिश्यू सेल डिफ्यूजेज इनटू प्लाज्मा एंड देन इनटू आरबीसीज. तो पहले टिश्यू सेल्स प्लाज्मा में डिफ्यूज करेंगे वो CO2, और वो फिर CO2 कहाँ जाएगा, आरबीसीज के पास जाएगा स्टूडेंट्स. सो इस तरह से 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे बॉडी का 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से, इस प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स. In the RBC, CO2 combines with water in the presence of a zinc containing enzyme carbonic anhydrase to form carbonic acid. तो RBCs में क्या होता है, जो CO2 होता है वो वाटर से
क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, जिंक के प्रेजेंट में, और किसके, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्या है, एक टाइप का एंजाइम है स्टूडेंट्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और वो क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा। मतलब CO2 वाटर के साथ मिलके क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा। किसमें, आरबीसीज में, इन द आरबीसीज। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इन द आरबीसीज। ये सब काम आरबीसी में होने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आरबीसीज के पास ही वो होने वाला है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इज फाउंड इन आरबीसी एंड नॉट इन ए प्लाज्मा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ, प्लाज्मा में नहीं फाउंड होता है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ आरबीसी सेल्स में फाउंड होता है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इनसाइड द आरबीसी इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू इन इट्स फॉर्मेशन इन प्लाज्मा। तो आरबीसीज में कार्बोनिक एसिड बनने का जो रेट है, कार्बोनिक एसिड बनने का जो स्पीड है, वो सबसे बहुत ज़्यादा होता है प्लाज्मा से कंपैरिजन में। तो जो हमने पहला देखा था स्टूडेंट्स, पहला फॉर्म देखा था, उसमें कैसा हो रहा, 3% CO2 क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो उसमें बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो स्पीड से वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में चेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है। बट जो आरबीसीज में होता है, जो आरबीसी सेल्स में होता है, यहाँ पे कैटेलिस्ट है ना स्टूडेंट्स, तो कैटेलिस्ट क्या करेगा, स्पीड अप करेगा। क्या है स्टूडेंट्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटेलिस्ट है यहाँ पे, जो क्या करेगा, उस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और फटाफट कार्बोनिक एसिड बनाएगा। फटाफट क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, CO2 ट्रेवल होगा टिश्यू से लंग्स की तरफ। सो ये आपको ध्यान देना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस सिर्फ आरबीसी सेल्स में होता है, प्लाज्मा में नहीं होता। ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। और आगे देखते हैं और क्या क्या है स्टूडेंट्स। सो ये सेकंड फॉर्म हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स। पहला फॉर्म हमने देख लिया था, प्लाज्मा फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स CO2 जो 3%, और ये 70% ये होता है हमारा कार्बोनेट्स के फॉर्म में। कार्बोनेट फॉर्म करता है CO2 और फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स की तरफ एक्सहेल करने के लिए। Carbonic acid being unstable almost immediately dissociated into HCO3 minus and H plus in a presence of the enzyme carbonic anhydrase, leading to a large accumulation of HCO3 minus inside the RBCs। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कार्बोनिक एसिड है मतलब H2CO3 है, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको ये केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा, अगर वो अनस्टेबल है तो वो ज़्यादा देर तक उस मॉलिक्यूल में नहीं रह सकता है, वो डिसोशिएट होने लगेगा। तो किस में डिसोशिएट हो जाएगा, HCO3 माइनस और H प्लस में वो डिसोशिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में डिसोशिएट हो जाएगा। और बहुत सारे HCO3 माइनस और HCO3 माइनस किस में एक्यूमुलेट होने लगेंगे, आरबीसी सेल्स में एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया है स्टूडेंट्स, CO2 प्लस H2। पहले तो CO2 और H2O मिलके क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। और फिर से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम वो डिसोशिएट हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो डिसोशिएट किस में हो जाएगा, H प्लस और HCO3 माइनस में वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। उन आयंस में वो क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल है। It thus moves out of the RBC. This would bring out imbalance of the charge inside the RBC. To maintain the ionic balance between the RBCs and the plasma, Cl minus diffuse into the RBC. This movement of chloride ion is known as chloride shift or Hamburger's phenomenon. अब ये क्या होगा, HCO3 माइनस है जो आयन है, HCO3 जो माइनस आयन है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आरबीसी से बाहर निकल जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, आरबीसी से बाहर निकल जाएगा। तो आरबीसी में ज़्यादा क्या बचेगा, H प्लस बचेगा स्टूडेंट्स। क्या बचेगा, H प्लस बचेगा। तब H प्लस बचेगा तो क्या होगा, आरबीसी में इम्बैलेंस हो जाएगा, चार्ज का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इम्बैलेंस हो जाएगा चार्ज का। फिर उस चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट Cl माइनस आएंगे। क्या आएंगे, क्लोराइड्स आएंगे स्टूडेंट्स। वो क्लोराइड्स आरबीसीज में क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस क्लोराइड के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे, या तो हैमबर्गर्स फेनोमेनन। हैमबर्गर्स फेनोमेनन क्यों, क्योंकि हैमबर्गर ने पहले इसे ऑब्जर्व किया होगा, इसे क्या किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है स्टूडेंट्स, कैसे ये चीज़ें हो रही है। क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, HCO3 माइनस बाहर निकल जाएगा आरबीसी, तो इम्बैलेंस हो जाएगा चार्ज में।
तब जाके वो क्लोराइड आएगा बैलेंस करने के लिए चार्ज को। HCO3 माइनस दैट कम्स इनटू द प्लाज्मा जॉइंस टू Na प्लस और K प्लस फॉर्मिंग NHCO3 और KHCO3। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया है HCO3 माइनस प्लस Na प्लस गिव NaHCO3। अब क्या होगा, HCO3 क्या, HCO3 माइनस जो प्लाज्मा में आ गया है, जो आरबीसी सेल्स को छोड़ के प्लाज्मा में आ गया, वो किससे होगा स्टूडेंट्स, किससे होगा, Na प्लस और K से क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। क्या होगा, Na प्लस और K से कंबाइन होगा। सोडियम और पोटेशियम जो हमारे बॉडी में रहते हैं उनसे वो कंबाइन हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3। इससे क्या होगा, जो pH ऑफ ब्लड क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था एसिड के वजह से, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के वजह से ब्लड का जो pH था वो डिक्रीज हुआ था, वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल हो जाएगा। तो नीचे रिएक्शन दिया था वो देख लेना है आपको। H प्लस इज टेकन अप बाय प्रोटीन हेमोग्लोबिन, और जो भी बचे हुए H प्लस होंगे वो क्या करेगा, हेमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा स्टूडेंट्स, और क्या बना लेगा, HHB बना लेगा। HB प्लस H प्लस क्या बना लेगा, HHB बना लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन। दिस H प्लस आयन माइट बी एक्सपेक्टेड टू लोअर ब्लड pH बट दे आर बफर्ड बाय हेमोग्लोबिन बाय द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो अब हमें क्या लगता था, कुछ जो H प्लस आयन बच चुके हैं, जो Cl माइनस से भी बच चुके हैं, वो H प्लस आयन क्या करेंगे, फिर से उसे एसिड बना लेंगे, ब्लड को एसिडिक बना लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, जो Hb है मतलब हमारा हेमोग्लोबिन है, वो रिड्यूस हो जाता है, इस H प्लस को यूज़ करके क्या हो जाता है, वो रिड्यूस फॉर्म में हो जाता है, HHB बना लेता है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन, जिसके वजह से फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में फिर से हो जाता है। बफर्ड मतलब क्या होता है, अगर ज़्यादा बेसिक भी ब्लड हो गया तो फिर से ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये बफर्ड सॉल्यूशन बना लेता है। HHB क्या कर लेता है, बफर्ड सॉल्यूशन बना लेता है स्टूडेंट्स। तो आपको बफर सॉल्यूशन भी आपको पता होगा, आपने 11th में भी बफर सॉल्यूशन पढ़ा होगा। एट द लेवल ऑफ अ लंग्स इन रेस्पॉन्स टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एल्वुलर एयर, hydrogen ion and bicarbonate ion recombines to form carbonic acid and under the influence of carbonic anhydrase yield carbon dioxide and the water। स्टूडेंट्स अब ये लंग्स के पास पहुँचे हैं स्टूडेंट्स, कहाँ पहुँचे हैं, लंग्स के पास पहुँचे हैं, और लंग्स के एल्वोलाई में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होने वाला है, कम होने वाला है स्टूडेंट्स, क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो H प्लस आयन है और जो बाइकार्बोनेट आयन है, क्या है, H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन है, मतलब H प्लस प्लस HCO3 माइनस फिर से कंबाइन होंगे स्टूडेंट्स, और फिर क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे, और फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में वो फिर से डिवाइड हो जाएंगे CO2 और वाटर में। जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से वो फिर से ख़त्म हो जा रहे हैं स्टूडेंट्स, CO2 और वाटर में फिर से वो हो जाएंगे, और CO2 एक्सेल हो जाएगा, CO2 क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, वो एल्वुलाई में चला जाएगा और एल्वुलाई से वो बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है हमारे पूरे रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है स्टूडेंट्स, इस तरह से हेमोग्लोबिन से वो बाइंड होता है, वाटर से बाइंड होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, फिर से वो डिसोशिएट हो जाता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इतना बड़ा प्रोसेस है स्टूडेंट्स हमारे रेस्पिरेशन का स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझना है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है और बहुत इजी है स्टूडेंट्स अगर आप समझोगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन बता देता हूँ। अभी ये H प्लस और प्लस HCO3 माइनस अंडर द कैटलिस्ट Ca गिव्स H2CO3, कार्बोनिक एसिड फिर से बन रहा है, और फिर वो कार्बोनिक एसिड किस में बन जाएगा, CO2 प्लस H2 में, जिसमें से CO2 एल्वोलाई में चला जाएगा और एल्वोलाई से वो एक्सेल कर लिया जाएगा स्टूडेंट्स। क्या कर लिया जाएगा, एक्सेल कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये सब फॉर्मेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, होते रहते हैं फॉर्मेशंस, प्रोसेस चलते रहता है, हम रेस्पिरेशन करते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में चलते रहता है। हेमोग्लोबिन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें, हेमोग्लोबिन प्रोटीन का स्टूडेंट्स आपको समझ गया होगा। तो आपके बुक में कुछ डायग्राम दिया है, अगर आप उसे भी अच्छे से
समझ लेंगे तो आपको इतना सारा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। सो अब हम देखते हैं तीसरा, बाय रेड ब्लड सेल्स। अब हमारे आरबीसी से कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ अ हेमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स अ लूजली बाउंड कंपाउंड carbamino hemoglobin. The molecule readily decompose in the region where the partial pressure of carbon dioxide is low, releasing the carbon dioxide Hb plus CO2 give HbCO2। अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन हेमोग्लोबिन है आरबीसी पे, उससे क्या होता है, वो लूजली बाउंड हो जाता है। कैसे लूजली बाउंड होता है स्टूडेंट्स, और क्या फॉर्म करता है, कार्बा अमाइनो हेमोग्लोबिन। क्या फॉर्म करता है, कार्बा अमाइनो हेमोग्लोबिन। अभी ये मॉलिक्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, डीकम्पोज हो जाता है। कहाँ पे डीकम्पोज होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है, मतलब एल्वोलाई के तरफ जाते जाते वो क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, वो डीकम्पोज हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, वो रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब फिर से वो क्या होगा, HbCO2 जो फॉर्म किया था उसने, कार्बा अमाइनो हेमोग्लोबिन फॉर्म किया, तो फिर से डीकम्पोज होके क्या फॉर्म करेगा, हेमोग्लोबिन और CO2, और फिर वो CO2 क्या होगा, फिर से रिलीज होगा। क्यों, यहाँ पे लूजली बाउंड है CO2, इसलिए वो फटाक से रिलीज होने वाला है स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आरबीसी पे प्रेजेंट जो हेमोग्लोबिन है उनसे कंबाइन होगा, लूजली बाउंड होगा, कार्बा अमाइनो हेमोग्लोबिन बनाएगा, और फिर वो कार्बा अमाइनो हेमोग्लोबिन डीकम्पोज होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में कम है। तो पूरा खेल पार्शियल प्रेशर का है, प्रेशर का पूरा खेल है हमारे बॉडी में। ये ट्रांसपोर्टेशंस का जो भी है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सब पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स। सो पार्शियल प्रेशर कम होगा एल्वोलाई में, तो फिर से वो डिकम्पोज हो जाएगा स्टूडेंट्स, और डिकम्पोज होके फिर से वो HB और C। तो यहाँ पे डबल एरो आपको दिख रहा है रिएक्शन में, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे HbCO2 डिकम्पोज होके HbCO2 बन सकता है, और Hb प्लस CO2 मिलके HbCO2 भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको समझना है स्टूडेंट्स अच्छे से, और रीड भी करना है एक बार अपने बुक को। तो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स, हमने देख लिया है एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन। अब अगले वीडियो में सेलुलर रेस्पिरेशन देखेंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे सेल से कैसे रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स, सेल्स में कैसे रेस्पिरेशन। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ और हमारे अलग टॉपिक्स के साथ।